आदमी को इनफर्टाइल लेबल कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो ना हो। लाखों करोड़ों की मात्रा में निकलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए आपको एक ही स्पर्म चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट को लॉजिकली अप्रोच किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेल इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब तो सभी को पता है, यानी कि किसी भी एक कपल को जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको इनफर्टिलिटी लेबल कब करते हैं? अब अगर आप WHO की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अगर कोई भी नवविवाहित जोड़ा है, यानी कि न्यूली मैरिड कपल है, तो अगर वो 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद उनका बच्चा नहीं हो पाता है, तब उसको इनफर्टिलिटी लेबल किया जाता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उस कपल की एज, स्पेसिफिकली अगर फीमेल पार्टनर की एज 35 के एज के आसपास पहुंच गई है, तो ये ड्यूरेशन घट के 6 महीने कर दी जाती है। उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 1 साल का टाइम WHO ने क्यों दिया है? ये 1 साल का टाइम WHO ने इसलिए दिया है क्योंकि खराब से खराब सीमेन पैरामीटर्स पे भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है। इसलिए 1 साल तक जो है एक नेचुरल प्रोसेस को अपना जो है पूरा कोर्स रन करने दिया जाता है। हाँ, अगर पहले से ही मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में ऐसी बीमारियां हैं जिससे फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि मेल पार्टनर की कोई पहले टेस्टिकुलर सर्जरी हुई है या उसका एक ही टेस्टिकल है, या पहले से फीमेल पार्टनर को जो है बाकी और कोई दिक्कत है, जैसे पुरानी हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की, पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, PCOD की प्रॉब्लम है, तो मे बी शायद इतना ज़्यादा वेट करना उसमें ठीक समझदारी नहीं है। अब 1 साल के बाद अगर इसको इनफर्टिलिटी लेबल किया जाता है, तो कौन सी ऐसी सीमेन वैल्यू है या कौन सी ऐसी स्पर्म की वैल्यू है जिसके नीचे आप पेशेंट को देखते ही बोल सकते हो कि वो इनफर्टाइल है? ये सवाल ही अपने आप में गलत है। कोई भी ऐसी एक लैब रिपोर्ट नहीं है जिसमें कि आप आदमी को इनफर्टाइल लेबल कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो ना हो। सोचने वाली बात यह है कि जब आदमी के स्पर्म्स निकलते हैं तो वो लाखों करोड़ों की मात्रा में निकलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए आपको एक ही स्पर्म चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट को लॉजिकली अप्रोच किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी जहां पे आ जाती है, तो इनफर्टिलिटी आप समझ गए होंगे एक लैब डेफिनेशन नहीं है। इनफर्टिलिटी एक सिचुएशनल डेफिनेशन है। सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने के बाद भी काफी सारे कपल्स को बेबीज नहीं हो पाते, उसको इनफर्टिलिटी ही लेबल किया जाता है। इनफर्टिलिटी के काफी सारे कारण हो सकते हैं। 50% केसेस में फीमेल पार्टनर में कारण होते हैं, 50% केसेस में मेल पार्टनर में कारण होते हैं। आज हम मेल पार्टनर के कारण की बात करेंगे। मोस्ट कॉमन जो आजकल हम लोग ट्रेंड देखते हैं, जो मोस्टली लोग इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, उसमें अपेरेंटली जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं लोगों के, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रखा है, जिससे खुद वेस्ट वाले भी दुखी है, उन्हीं लाइफस्टाइल की वजह से जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो है इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। यंग एज में लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है, ओवरवेट है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज हो नहीं रहा, नींद ठीक से मिल नहीं रही। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है, जो बॉडी के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स हैं उन पे असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स बॉडी में कौन से होते हैं? जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं। आपके बाल डेली ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफी सारी लोगों को यंग एज में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और कौन से सेल्स हैं? आपके इंटेस्टाइन के सेल्स। स्ट्रेस की वजह से आदमियों को एसिडिटी हो जाती है। और कौन से सेल्स हैं जो कि बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं? आपके जर्म सेल्स, आपके स्पर्म सेल्स। उन पे बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है। तो आपके काफी हद तक जो मेजर रोल प्ले करता है वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होता है। अगला एस्पेक्ट इसका होता है कि अगर इन सारे लाइफस्टाइल्स की वजह से अगर किसी पेशेंट को कोई दवाइयां चल रही हैं, तो उन दवाइयों का इंपैक्ट भी आपके सीमेन पैरामीटर्स पे आ सकता है। तीसरा एक फैक्टर, अगर कोई फिजिकल फैक्टर है, जैसे कि 50% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस जो कि आदमियों में होते हैं, उसमें जो है वेरिकोसील देखा जाता है। ऐसे वेरिकोसील में वेरिएबल डिग्री ऑफ डैमेज होता है। कुछों में सबसे पहला जो मोटिलिटी अफेक्ट होती है। ज़्यादातर केसेस में जो है मोटिलिटी के साथ साथ स्पर्म काउंट भी अफेक्ट होने लगता है। बहुत सारे लेट केसेस में जो है आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिर जाता है। ऐसे केसेस में वेरिकोसील को ऑपरेट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे पेशेंट्स को फिर जो IVF की तरह रुख करना पड़ता है। काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि यंग एज में ही उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन हो जाता है। कभी सोचा कि इतनी यंग एज में टेस्टोस्टेरोन लेवल आज की डेट में क्यों डिक्लाइन होगा? आपकी अगर सैलरी अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है, आप खाना अपेरेंटली बहुत अच्छा खा रहे हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों डिप करेगा? मैं इसका रीजन बताता हूँ। मैंने जो है बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में काम किया। मेरे पास आज तक कोई भी लेबर क्लास का या मजदूरी करने वाला या किसान आदमी आज तक कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर के नहीं आया। अब आप खुद सोचो कि वो आदमी क्या खाना खा रहा है। आपकी तरह वो कोई भी हाई फाई और फैंसी डाइट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी अच्छा है।
सिर्फ बाय द वर्च्यू ऑफ दैट फिजिकल एक्टिविटी उसकी बॉडी जो है बहुत हेल्दी है, आपके देखते कहीं ज़्यादा हेल्दी है, वो आपके देखते कहीं ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो आपके देखते कहीं ज़्यादा हेल्दी टाइम स्पेंड कर पा रहा है अपनी फैमिली के साथ। फिजिकल एक्टिविटी का इतना ज़्यादा रोल होता है। इनफैक्ट मेल्स में जब आपका वेट गेन होने लगता है, जब आपके शरीर पे चर्बी आने लगती है, तो जो भी आपका मेल हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, आपकी बॉडी उसको फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देती है। वो बॉडी फैट उसको फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देगा। एस्ट्रोजन में आपके अंदर लेडीज वाला हार्मोन बनने लगेगा, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम टी रेशो से नापते हैं। नॉर्मली ये रेशो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों में ये रेशो कम चला जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जो है सेक्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है। सेक्स होता है तो स्पर्म क्वालिटी पे असर आने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और इसी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जब आप आईवीएफ के लिए जाओगे तो आईवीएफ के फेलियर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हाथ में कुछ नहीं रहता, निराशा ही रहती है। इसलिए जो हमारे बड़े बूढ़े और हमारे जो जितने सीनियर्स हैं, जो पूर्वज कह गए, जो फिजिकल एक्टिविटी को इतना ज़्यादा महत्व देते थे, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे खाना बंद करना। आप खुद अपनी कैसेट रिवाइंड करो, कोई ना कोई आपकी फैमिली में दादा नाना या उनके फादर ऐसे रहे होंगे जिनके 13 14 बच्चे हुए होंगे। और आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे यंग कपल आते हैं जिनका एक भी बच्चा नहीं हो पाता। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उतने टाइम में चेंज हुई है, वो हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि पहले के देखते अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है।